बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना। सबसे पहले जो एमसीक्यूज नंबर 1 है वो हमें ये कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ गैस इज। दरअसल हमसे ये पूछ रहा है कि जो ताल्लुक है, जो रिलेशन है टेम्परेचर के दरमियान और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान, वो क्या है। ये रिलेशन हमने इस लेक्चर से पहले डिस्कस किया था और हमने इस रिलेशन की इक्वेशन भी ड्राइव की थी। और वो इक्वेशन जो हमें यहाँ दरअसल पूछ रहा है वो दरअसल ये थी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है 3/2 के टी के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी में से अगर आप 3/2 आपका कांस्टेंट वैल्यू है और के भी आपका कांस्टेंट है बोल्ट्जमैन, आप इन दोनों वैल्यूज को रिमूव करते हैं क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट को और इक्वल की साइन को रिमूव करने से हमें जो वैल्यू बाद में मिलता है वो होता है प्रोपोर्शनलिटी की साइन। तो हमने जब इन दोनों कांस्टेंट्स को रिमूव किया तो हमें अब वैल्यू मिला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। तो अब आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होता है वो है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मगर ये तो आपने मैथमेटिकली देखा। अगर आप इसी चीज को लॉजिकली या इसी चीज को आप थ्योरेटिकली समझना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ गैसेज हैं, जैसे आपको कहा गया है कि पार्टिकल्स इन अ गैस हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के हैं। आपने इस कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर है और इस कंटेनर के जो पार्टिकल्स हैं इनको कुछ ना कुछ मोशन है, और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब इन पार्टिकल्स को कुछ ना कुछ मोशन है तो मतलब इन पार्टिकल्स को कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इनका जो टेम्परेचर है वो हम बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इन पार्टिकल्स को जो है एनर्जी ज्यादा मिलती है, एनर्जी वो ज्यादा गेन करते हैं, और आदमी को जैसे ही एनर्जी ज्यादा मिलती है तो वो ज्यादा तेज दौड़ता है। इन द सेम वे पार्टिकल्स को जैसे ही एनर्जी मिली, आपने उनको हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा, तो पार्टिकल्स अब ज्यादा तेज मूव करने लगे, और ज्यादा तेज मूव करना मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये आप लॉजिकली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी जो हमने अभी समझा, उस हिसाब से भी जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। एवरेज लफ्ज इस वजह से है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबकी है। तो सब पार्टिकल्स की, छोटे छोटे जो सारे पार्टिकल्स की अगर आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो उन सारों की काइनेटिक एनर्जी को इकट्ठे मिलाकर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अगर एवरेज लफ्ज ना भी लिखा हो तो भी एक्यूरेट है, लिखा हो तो भी और बेहतर है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पर, जिसमें हमें यह कहा गया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिफर्स टू अ गैस। कोई भी गैस, इसको समझने के लिए आप थोड़ी एक कहानी समझें। मिसाल के तौर पर आपको मैं ये दो गैसेस देता हूं दो स्टूडेंट्स को कि भाई आप दो ये एक ही किस्म का गैस है, ये वन कंटेनर है, ये कंटेनर 2 है। मैं देखना चाह रहा हूं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं या नहीं। गैसेस तो सेम है। मैंने कहा कि भाई आप जाएं इसको चेक करें, और दूसरे को कहा कि आप जाएं इसको चेक करें। एक बंदा गया इस कंटेनर की प्रॉपर्टीज या इस गैस की प्रॉपर्टीज चेक करने कोयटा, और दूसरा चला गया जैकोबाद। अब एक चला गया है ठंडे इलाके के अंदर, कोयटा के अंदर, और एक चला गया है गर्म इलाके के अंदर, यानी जैकोबाद जैसे इलाके में। अब वहां वो प्रॉपर्टीज तो गैस की चेक करके आएगा, वो प्रॉपर्टीज भी सही होंगी। वो कोयटा वाला भी प्रॉपर्टीज को चेक करके आएगा, वो भी सही होंगी। मगर जब वो दोनों ले आएंगे तो मैं उनको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको आपस में ये नहीं समझ पाऊंगा कि किसकी सही है या किसकी गलत है। क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि दोनों के चेक करने का क्राइटेरिया अलग अलग था। मिसाल के तौर पर मैं दो बच्चों से टेस्ट लूं, और एक से टेस्ट लूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और दूसरे से टेस्ट लूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो दोनों के रिजल्ट कम नीचे आए, तो मैं कहूंगा कि भाई आप होशियार हैं और आप कम होशियार हैं।
तो अगर मैंने उनकी नॉलेज को चेक करना है तो मैंने एक ही चैप्टर से टेस्ट लेनी है, मैंने एक ही टॉपिक से टेस्ट लेनी है। इन द सेम वे अगर आप केमिकल्स को केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर चीजों को चेक करते हैं तो वहां पर जो एक मखसूस स्टैंडर्ड टेम्परेचर लगाना होता है, वहां पर मखसूस स्टैंडर्ड प्रेशर लगाना होता है, ताकि दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज या चीजों की प्रॉपर्टीज अगर चेक की जाए तो वो एक ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो। इसी वजह से साइंटिस्ट ने या आईयूपी से अंदर पीएससी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के मुख्तलिफ रूल्स के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और प्रेशर जो फिक्स है वो 1 एटमॉस्फेयर है। मतलब अगर आपने किसी भी गैस की किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को चेक करना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वहां लगाना होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप वहां करेंगे और प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर करेंगे, फिर आप उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो जो एसटीपी आपके पास है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास एसटीएपी या एसएटीपी ऐसा कोई स्टैंडर्ड है, अगर वो कोई स्टैंडर्ड होता तो आपका जो आंसर होता फिर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर होता, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं है। इस टाइम जो आपका स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी है। अभी हम एमसीक्यूज नंबर 3 पर जा रहे हैं, जिसमें ये हमसे कहा गया है कि इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल द प्रेशर ऑफ अ गैस इज, यहाँ पर जो चीज है वो है कि इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, आप जिस चीज को यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं वो है आपका टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल द प्रेशर ऑफ अ गैस इज, तो गैस क्या होगा? दरअसल यहाँ पर हमसे जो वो रिलेशन पूछ रहा है वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस के दरमियान एंड प्रेशर ऑफ अ गैस के दरमियान। ऐसा ला जो वॉल्यूम के दरमियान और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बताए, उस लॉ को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। और बॉयल्स लॉ ने हमें बताया था कि जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, और ये उसने कहा था तब होता है जब आप टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखें। तो अब हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम को 1 मरतबा बढ़ाएंगे तो प्रेशर 1 मरतबा कम होगा, वॉल्यूम को आप 2 मरतबा बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका 2 मरतबा कम होगा। इन द सेम वे अगर आपका प्रेशर 2 मरतबा कम होगा तो वॉल्यूम आपका 2 मरतबा बढ़ेगा। यानी वॉल्यूम को अगर आप डबल करेंगे तो प्रेशर आधा होगा, अगर प्रेशर को आप आधा करेंगे तो वॉल्यूम डबल होगा। यही चीज हमें यहाँ कही गई है कि अगर आप प्रेशर को कर रहे हैं डबल, वॉल्यूम को कर रहे हैं डबल, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? वॉल्यूम अगर डबल होगा तो प्रेशर आपका आधा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका है वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही, कि रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि 1/2 का मतलब है आधा या हाफ। अगर यहाँ पर 1/2 लिखा हो तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर हाफ लिखा हो तो भी ठीक है। अगर इसी चीज को आप अभी थ्योरेटिकली समझना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जिसमें हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है और आपने इस कंटेनर के अंदर ऊपर से पिस्टन है, आपने पिस्टन का जब प्रेशर बढ़ाया तो जैसे जैसे आपका पिस्टन नीचे पड़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं उतना उतना कम होता जाएगा। आप इसको ऐसे ही समझें कि एक बलून है, एक गुब्बारा है आपके पास, उसको आप जोर दे रहे हैं, जितना जितना आप उसको जोर दे रहे हैं यानी प्रेशर दे रहे हैं, उतना उतना उसका जो वॉल्यूम है, एरिया है, वो कम होता जाता है। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। अगर प्रेशर को आप आधा करेंगे तो वॉल्यूम आपका डबल होगा, अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम आपका फिर आधा हो जाएगा। तो यही सेम चीज है कि वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आप डबल करते हैं तो प्रेशर वहां क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब आपने वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा दिया तो प्रेशर आपका हो गया आधा। तो ये जो है आपका इसका आंसर वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन द सेम वे जो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है वो ये कहता है कि द एवागेद्रोज नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में है? एवागेद्रो के नंबर। जो एवागेद्रो का नंबर है हम उसको शो करते हैं एन ए के साथ। अगर आपने एवागेद्रो को इस तरह लिखा एन ए तो भी गलत होगा,
अगर आपने इसको ऐसे लिखा एन ए तो भी गलत होगा। आपने एन भी कैपिटल लिखना है, ए भी कैपिटल लिखना है, लेकिन ए आपने सबस्क्रिप्ट में देना है इस तरह। अब ये जो एवागेद्रो का नंबर है वो बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या 23 मॉलिक्यूल्स या 23 एटम्स। अब ये एवागेद्रो ने जब अपनी डेफिनेशन बताई थी तो वो ये कह रहा था कि कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी सबस्टेंस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, अगर आप उसका एक मोल लेंगे तो उस एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। दुनिया के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी सबस्टेंस हो, अगर उस सबस्टेंस का आप एक मोल लेंगे तो उस एक मोल के अंदर जो एवागेद्रो नंबर होगा वो एवागेद्रो नंबर इतना होगा 6.02 इंटू 10⁻23। अगर एटम होगा तो उसके अंदर एटम्स इतने होंगे, अगर पार्टिकल होगा तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम जो है यही चीज यहाँ कह रहे हैं कि जो एवागेद्रो नंबर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दरअसल वो एक मोल ऑफ सब्सटेंस के होते हैं। अगर आप 2 मोल के करेंगे तो वो 6.02 इंटू 10⁻23 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर आप 3 मोल्स के अंदर कितने एटम्स हैं, 3 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या 3 मोल्स ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो फिर आप इसी को 6.02 को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो एक मोल के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एवागेद्रो नंबर के पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ ऑप्शन सही होता है वो है 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पर। एमसीक्यूज नंबर 5 हमें यह कहता है कि मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। जब भी लफ्ज आपके पास मीन आए या जब भी लफ्ज आपके पास एवरेज आए तो बात एक ही है, या आप ऐसे कहें एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर टी। हमने इसको डिस्कस किया हुआ है इस एमसीक्यूज 5 को कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये भी हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किया है कि जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की वो किस तरह ड्राइव की जाती है। वो जो हमने फार्मूला पढ़ा था वहां पर वो ये था कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT हमने पढ़ा था, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT है ये इस तरह भी लिखी होती है काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kT। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मीन काइनेटिक एनर्जी या मीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल आपकी किसके बराबर है, 3/2 kT के बराबर है। तो इस हिसाब से आपका जो भी ऑप्शन जिसमें 3/2 kT है वो आपका ऑप्शन सही है। बुक के अंदर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे लिखे हुए हैं तो आप ए लिखें को टिक करें और उसके साथ साथ आपका जो सी है जिसमें 3/2 kT है वो भी आपका सही है, अगर दोनों सेम लिखे हुए हैं आपके बुक में भी। तो इन द सेम वे आपके पास ये हमने इक्वेशन किस तरह ड्राइव की है और ये इक्वेशन कहाँ से आती है, हमने बिल्कुल इजी नमूने से, जिस तरह आप यहाँ इजी नमूने से और छोटी सी चीज के डिटेल के साथ समझ रहे हैं इसी तरह हमने इसी इक्वेशन को भी ड्राइव किया था। अगर आप इसको वहां समझना चाहते हैं तो आप उस लेक्चर के अंदर जाएं जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन डिस्कस किया था, सॉरी लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो उसको आप जरूर समझें क्योंकि ये चीज अहम है। अगर आप उसको समझेंगे तो फिर आपको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से निकलने वाली दूसरी बहुत सारी इक्वेशन आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं इस एमसीक्यूज पर जिसमें हमने कहा है कि द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो इंसान की जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर हमें बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ाया जाता है और ये टेम्परेचर हमें हमारी बॉडी का जब हमें कोई किस्म की कोई बीमारी ना हो, आम बॉडी का जो टेम्परेचर है ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से इंसान के जिस्म में सांस और ये सब चीज़ें और ज़िंदगी होने के टाइम पर जो उसका टेम्परेचर एवरेज होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंसान जब
दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई ये ठंडा हो गया है, लगता है इस दुनिया से रुखसत हो गया, क्योंकि उसका टेम्परेचर फिर बिल्कुल गिर जाता है, जो उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बंद हो जाती है। तो ये जो इंसान की ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से और ये सारी इंटरनल वर्किंग जो चल रही है उसकी वजह से इंसान की फैक्ट्री का, इंसान की मशीन का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अभी आपको ये होमवर्क है कि आप जो है इसी टेम्परेचर्स को आप कैन उसमें केल्विन में भी आप याद कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज देने वाला या एमसीक्यूज पूछने वाला आपको ये टेम्परेचर जरूर नहीं है दे, वो आपको यही टेम्परेचर केल्विन में भी दे सकता है। इसी वजह से आप वो भी कन्वर्ट कर लें, वो भी आप जो है याद कर लें। इन द सेम वे आपके पास जो एमसीक्यूज नंबर 7 है उसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि द प्रेशर पी, the density rho, and the average speed of molecule of an ideal gas are related by equation। वो कौन सी इक्वेशन है जिस इक्वेशन की मदद से हम प्रेशर को और हम जो है स्पीड को यानी एवरेज स्पीड को और साथ साथ हम जो है डेंसिटी को शो करते हैं। हमारे पास जो वो इक्वेशन है वो है P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है प्रेशर की, और ये हमने डिस्कस की है। अगर आप प्रेशर इक्वेशन के नाम से इसी लेक्चर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हमारा जो लेक्चर है उस पर ये इक्वेशन भी हमने ड्राइव की है, बिल्कुल इजी और बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह। अगर किसका मैथ का बैकग्राउंड भी नहीं होगा तो भी वो इसी इक्वेशन को आराम से समझ लेगा, क्योंकि हमने बेहतरीन नमूने से इसी इक्वेशन को वहां पर समझा है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है वो बताती है प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वी बार स्क्वायर। इसी इक्वेशन को लिखने के और भी तरीके हैं। मिसाल के तौर पर अगर इक्वेशन में ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी हो सकता है वहां, प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिखते हैं। इन द सेम में इसी इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जाता है, प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वेलोसिटी एवरेज होल स्क्वायर। तो तीनों जो हैं एक ही इक्वेशन के फॉर्म है, एक ही चीज है। तो एमसीक्यूज में आपको जो भी इनमें ऑप्शन आए वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ ऑप्शन सही होता है वो है प्रेशर इज इक्वल 1/3 रो वी बार स्क्वायर, और ये बार जो है ये शो करती है एवरेज को। ये हमने यहाँ लिखा है एवरेज को, या ये जो शो करती है मीन को या एवरेज को। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 पर। एमसीक्यूज 8 में ये चीज कही गई है कि इन एयर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द एवरेज स्पीड ऑफ विच मॉलिक्यूल इज ग्रेटर। तो पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड ग्रेटर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स स्पीड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्पीड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर डी जो है वो हीलियम एटम इज ग्रेटर देन बोथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपने जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं इस चैप्टर के अंदर या इन इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स में 2-3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, उन्हीं की मदद से हम इसको भी समझेंगे। हमने ये इक्वेशन पढ़ी है कि जो हमारे पास फार्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। अब इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। अब आपके पास ये जो 2 है ये 2 डिवाइड में है, जब इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। जब ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल कर देंगे, तो वहां वैसे जाकर वैसे ही एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर देना है, इसी वजह से हम इनको इधर ही अब कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास ये कुछ फार्मूला बचा कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT। अब आपके पास ये जो एम है जब इस साइड जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगी डिवाइड की, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT डिवाइडेड बाय एम। अब वी के ऊपर स्क्वायर है, और जब स्क्वायर को आप दूसरी बराबर की साइड ले जाते हैं तो वो हो जाता है अंडर रेडिकल का। तो इस हिसाब से आपके पास ये स्क्वायर जब बराबर के दूसरी तरफ चला गया
तो वो हो गया अंडर रेडिकल का। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी का और मास का आपस में हम रिलेशन देख सकते हैं। अब हमने इसमें से आप देखें कि जो थ्री लफ्ज है वो भी कांस्टेंट है, जो के है यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, और हमने अगर मास के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है तो हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना होगा। अगर हम वहां टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो फिर हमारे पास जो ये रिलेशन बनती है वो कुछ इस तरह है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रेडिकल m। क्योंकि हमने वहां पर थ्री को भी कांस्टेंट रखा है, वहां पर हमने के को भी कांस्टेंट रखा है, वहां पर हमने टी को भी कांस्टेंट रखा है, तो फिर हमारे पास जो वैल्यू बचता है वो है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। अब ये हमारे पास जो डेरिवेशन या ये रिलेशन हमें शो करती है कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मास कम होना चाहिए, अगर मास किसी चीज का ज्यादा होगा तो वेलोसिटी उसकी कम होगी। इन द सेम वे हमने यहाँ पर या इस फार्मूले के अंदर ये लिखना है कि किसका या किस मॉलिक्यूल का मास कम है। जिस पार्टिकल का या जिस मॉलिक्यूल का मास कम होगा उसी की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, या जिस मॉलिक्यूल का जो मास है या मॉलिक्यूलर मास लाइटर होगा उसकी जो स्पीड है वो हेवियर होगी। यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन देखना चाहें तो वो 16 है, और अगर आप नाइट्रोजन देखना चाहें तो वो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 हो जाएगा। इसकी हो जाएगी टोटल 32 एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, या इसका हो जाएगा 22 मॉलिक्यूलर मास। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 32 ग्रेटर देन N2। या आप अगर यहाँ देखें हीलियम, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2। अगर इसका 2 है तो ये ग्रेटर है ऑक्सीजन का जो है 32 है, और नाइट्रोजन का जो है वो आपके पास 28 है। तो इन दोनों का मास ज्यादा है। इन दोनों का मास ज्यादा होने की वजह से ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो हेवियर होंगे। इसी वजह से ये जो आपका हीलियम मॉलिक्यूल है ये लाइटर है, इसका मास छोटा है, इसका मास कम है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा डी नंबर, क्योंकि हीलियम जो है वो फास्टेस्ट होगा ऑक्सीजन से भी, हीलियम जो है वो फास्टेस्ट होगा नाइट्रोजन से भी। अब हम जो है आते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर आपका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको हम 3 मरतबा बढ़ाते हैं, यानी अगर पहले टेम्परेचर 3 था तो अब आपका टेम्परेचर 3T हो जाए, द RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, मॉलिक्यूल की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, यानी RMS क्या हो जाएगी। अब RMS क्या है ये हमने जो है इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, या फिर RMS का फार्मूला कैसे और कहां से निकलता है वो भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। अब यही फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी बराबर है 3/2 KT के, या फिर वो बराबर है V इज इक्वल टू 3 KT/m के। तो V इज इक्वल टू 3 KT/m है। इसी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी एवरेज भी कह सकते हैं, इसी वेलोसिटी को हम सिर्फ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इसी वेलोसिटी को हम वेलोसिटी RMS भी कह सकते हैं, यानी VRMS भी कह सकते हैं। तभी हम इसको लिख रहे हैं कि जो आपके पास VRMS है वो बराबर है अंडर रेडिकल 3 KT डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पर हमसे जो रिलेशन है वो कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है आपका वो 3 मरतबा बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है वहां पर 3T लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर पहले से 3 मरतबा बढ़ गया है। तो अब हमने क्या किया कि VRMS हमने सेम लिखा, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3, ये हमने सेम लिखा, के हमने सेम लिखा, फिर उसके बाद हमने जहां पर T लिखा हुआ है वहां पर हमने 3T लिखा, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ है m। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी 3 है और ये भी 3 है। इन द सेम वे आपके पास ये कुछ इस तरह हो जाएगा 3 × 3 KT डिवाइडेड बाय m, और उस सारे के ऊपर अंडर रेडिकल है। अब ये अंडर रेडिकल जो है वो इस 3 KT के ऊपर भी है और इस 3 के ऊपर भी है।
इसी अंडर रेडिकल को अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह, अंडर रेडिकल 3 इंटू अंडर रेडिकल 3 KT डिवाइडेड बाय m। तो आप यही फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा वैल्यू है 3 KT डिवाइडेड बाय m, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है? ये बराबर है आपका VRMS के। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू आपका बराबर है VRMS के, और ये वैल्यू है आपका अंडर रेडिकल 3। तो इस हिसाब से आपकी जो VRMS का वैल्यू बढ़ा, वो वैल्यू बढ़ा है अंडर रेडिकल 3 इंटू VRMS। तो अंडर रेडिकल 3 मरतबा वैल्यू आपका वेलोसिटी RMS का बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होता है वो ये है। ये हमारे पास यहाँ लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ शो न हो रहा हो। अंडर रेडिकल 3 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 KT डिवाइडेड बाय m, और अंडर रेडिकल 3 KT डिवाइडेड बाय m जो है वो आपका बराबर है VRMS के। इस हिसाब से आपका जो वैल्यू बढ़ जाएगा वो अंडर रेडिकल 3 इंटू VRMS टाइम बढ़ेगा, या अंडर रेडिकल 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ना कि 9 मरतबा, ना ही फिर 3 मरतबा। तो हमारा जो आंसर सही होता है वो ऑप्शन नंबर सी, कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो आपका जो VRMS है वो अंडर रेडिकल 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब जो हमारे पास MCQs 10 वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी लॉजिकल भी है, जिसमें हमारे पास है कि अ गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। एक ऐसा कंटेनर है जो कि आइसोलेटेड है, और उस कंटेनर के अंदर बाहर की चीज़ें इंटर नहीं हो रही, ना बाहर के प्रेशर का ना बाहर के एक्सटर्नल टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है। आइसोलेटेड का मतलब यह है। विच इज प्लेस्ड ऑन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, उसको हमने एक तेज चलने वाली ट्रेन के ऊपर रखा है। यूनिफॉर्मली द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज, क्या फिर उस कंटेनर का जो हमने एक तेज चलने वाली ट्रेन के ऊपर रखा है, उस कंटेनर के अंदर जो मौजूद गैस है वो बढ़ जाएगा ट्रेन के मोशन की वजह से, या फिर वो डिक्रीज होगा ट्रेन के मोशन की वजह से, या फिर वो जो है सेम रहेगा, या फिर वो जो है ट्रेन की स्पीड की वजह से फ्लक्चुएट करेगा, या फिर वो डिपेंड करता है ट्रेन की स्पीड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। देखिए, ना वो डिपेंड करता है ट्रेन की स्पीड के ऊपर, ना वो डिपेंड करता है ट्रेन के डायरेक्शन के ऊपर, ना वो डिपेंड करता है ट्रेन के मोशन के ऊपर। इसी वजह से ना वो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा ना उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा है कि गैसेस की जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि गैसेस का अंदर कंटेनर के अंदर आपस में मोशन क्या है, गैसेस का उनके कंटेनर के अंदर जो है वो टेम्परेचर क्या है। तो मोशन की वजह से उस ट्रेन का कोई भी इफेक्ट उस कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स है उन पर नहीं पड़ने वाला। इसी वजह से हम कहेंगे कि जो इसका टेम्परेचर है, जो गैसेस उस कंटेनर के अंदर फिक्स हैं, वो रिमेन कांस्टेंट या वो रिमेन सेम। अब इनके बाद हम जो है इस चैप्टर के जो है डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स। आई होप कि वो वीडियो भी आप ज़रूर उसके अंदर पहुंचेंगे। तो हाजिर होंगे एक नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।